सर हमारी बच्ची सर कभी कभी पार्क में घूमने जाया करती थी, लेकिन आज खो गई। उस वक्त आप कहाँ थे? एक्चुअली वो मैं सर फुर्सत मिले तब ना बच्ची पर ध्यान देगी। क्या बक रहे हो ये? मैं बक रहा हूँ सर, पूछिए इससे कि कहाँ थी ये उस वक्त। कहाँ थी? तुम नहीं जानते मैं कहाँ थी? सर मैं कंप्यूटर फर्म में जॉब करती हूँ, मैं अपनी जॉब पर ही गई हुई थी। तो कर ली जॉब, हो गया सेटिस्फैक्शन, या और कुछ भी करना है? देखिए प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। अपने पारिवारिक मामले अपने घर पे जाके सॉल्व कीजिए, और यहाँ पर आप अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाना है या लड़ना है? अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दीजिए। जब आपकी बेटी गायब हुई तो उस वक्त आप अपने ऑफिस में थी? जी। और जब मैं वापस आई। आ गई तुम? टाइम देख रही हो? रात के 8 बज रहे हैं। अब कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया? नौकरी, बिजनेस, या कहीं बैठकर आ रही हो? सलोनी का है, घर आ गई ना वो। सलोनी का है मतलब? पार्क में गई थी, तुम्हारे साथ आने वाली थी। पार्क में तो नहीं थी वो, मैं देख कर आती हूँ। हाँ सलोनी, सलोनी। सर ये सब कुछ इसके चलते, इसकी लापरवाही के चलते हुआ है। 1000 बार मना किया था ना मैंने कि जॉब मत करो, घर पर ध्यान दो, बेटी पर ध्यान दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जॉब करनी है, तो अब भुगतो। बकवास करना बंद करो। मैं बकवास कर रहा हूँ? मुंह संभाल कर बात करो। और तुम भी अपना मुंह संभाल कर बात करो। कीजिए आप लोग, ये पुलिस स्टेशन है, कोई झगड़ा करने की जगह नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपकी बेटी गायब है और आप लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब प्लीज आप लोग बाहर जाइए और बाहर जाके अपनी कंप्लेंट लिखवाइए। दिनेश इनकी रिपोर्ट लिखो। चलो चलिए, आइए बाहर चलिए। बच्चों में माता पिता की जान बसती है, और अगर अचानक इन्हें कुछ हो जाए तो उनकी जान निकल जाती है। ऐसा ही वाकया पेश आया था जब नई दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रहने वाले शोभा और मिथिलेश बंसल की 7 वर्षीय बेटी एक शाम लोकल पार्क में खेलते हुए अचानक कहीं खो गई थी। इंसान किसी भी उलझन और दुर्घटना को झेल सकता है अगर वो अपने विवेक और अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखे। बड़े अफसोस और आश्चर्य की बात थी कि ऐसी विकट समस्या में भी बंसल दंपत्ति अपने आपसी रंजिशों से जूझ रहे थे। मिलजुल कर अपनी बेटी को ढूंढने की बजाय वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में उस बच्ची को सिर्फ कानून का सहारा था। इस फोटो को ध्यान से देखो और बताइए, इस बच्चे को देखा आपने कहीं? आपकी बेटी गायब हो गई और आप लोग इस तरह से लड़ते ही जा रहे हैं। सर मेरी बेटी इसके कारण, इसकी नौकरी करने की जिद के कारण खो गई है। बकवास कर रहा है सर ये, सर बकवास। देखिए प्लीज अब ये झगड़ा बंद कीजिए। सर अगर ये औरत घर छोड़ के नहीं गई ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं इसके साथ नहीं रह सकता। देखिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि जब तक आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो जाती, आप अपने मायके में जाके रह लीजिए। सर अजीब ही माँ बाप, बच्ची गायब है और बच्ची को ढूंढने की बजाय दोनों पति पत्नी इस तरह लड़ रहे हैं। ताज्जुब है, और इनका झगड़ा कोई नया नहीं है, मामला पुराना लग रहा है। सर ये सलोनी इस वक्त कहाँ हो सकती है? तुमने सारे हॉस्पिटल्स में चेक किया? हाँ सर, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल से कोई खबर नहीं आई अब तक। दिनेश मुझे ये मामला किडनैपिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग का लग रहा है। अपने सारे खबरों को अलर्ट कर दो। ओके सर। घर का झगड़ा सड़क पर आया, जिसका शिकार हुई 7 साल की मासूम सी बच्ची। पति मिथिलेश बंसल और उनकी पत्नी शोभा के बीच हुआ झगड़ा। बताया जा रहा है कि ये सब कल शाम उनकी 7 साल की बेटी सलोनी के घर से जाने के बाद हुआ। पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर बच्चे के प्रति लापरवाह होने का इल्जाम लगा रहे हैं। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि स्थानीय पुलिस को उनके घर जाना पड़ा। फिलहाल पत्नी शोभा ने घर के बाहर ही अपना डेरा डाला हुआ है। तिलक नगर दिल्ली से पूनम, कैमरा पर्सन भानु के साथ। पापा मैं जा रहा हूँ, मैं देख के आता हूँ बुआ कहाँ पे। तेरा दिमाग ठीक है? तैयारी होगी तेरी पूरी? अमेरिकन इंस्टीट्यूट से फॉर्म भी आ रखा है। तेरे को जाना भी है कि नहीं जाना? हाँ तो जाना है ना, और आपकी बहन है, मुझे लगता है आपको भी एक बार देख लेना चाहिए। अपने पापा से जुबान क्यों लड़ा रहा है?
अभी मैं का कुछ। अरे भाई ये शोभा उसके पति के बीच का मामला है, हम भाई क्या करेंगे उसमें। त्रिका, तुझे क्या स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा डिनर के लिए? चाची आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। मम्मी सलोनी कहीं नहीं मिल रही, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। मिल जाएगी, आजा आजा बेटा। कहाँ होगी मेरी बेटी? मिल जाएगी हुआ? बेटा, घबरा मत। बुआ सॉरी, मैं आपसे मिल नहीं पाया। कोई बात नहीं। आपने खाना खाया? बुआ आज आप यही रहो बुआ, चलो आप। छोड़ उसको, कहाँ जाएगी यहाँ पे? क्यों डांट रहे आप लोग नलिन को? भैया ये घर मेरा भी है। तू चुपचाप रह, दिमाग मत खराब कर। समझी, हम लोग ये बहस नहीं कर रहे अभी कि किसका घर है किसका नहीं है। और वैसे भी तेरे ब्याह में ना तेरे हिस्से का खर्चा हो चुका है। ठीक है, तेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो तू कोर्ट जा सकती है। क्यों भाई साहब, गलत तो नहीं बोल रहा मैं? शुभा आप प्लीज शांत हो जाइए। हमने आपकी बेटी की खबर और फोटोग्राफ हर थाने में पहुंचा दी। लेकिन उसके बारे में कुछ तो पता चला होगा, किसी ने तो देखा होगा उसे। हमारे आदमी लगे हुए हैं, उसके बारे में कुछ भी पता चला हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। अभी आपके पति भी आए थे उसके बारे में पूछने के लिए। मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मेरी बेटी कहाँ होगी, वो किस हाल में होगी, प्लीज पता लगाइए कि कहाँ है वो। देखिए, आपकी बेटी को ढूंढने के लिए आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी, इसलिए हमसे ऐसी कोई बात मत छुपाइए जो इस केस से रिलेटेड हो। आपके परिवार या आपके दोस्तों में ऐसा कोई है जो आपका बुरा चाहता हो, जिसकी आपसे दुश्मनी हो? आपकी बेटी ने आपको कभी बताया था कि कभी स्कूल में या पार्क में या कहीं भी उसे किसी ने डराया हो, धमकाया हो? नहीं। ठीक है, आप अभी घर जाइए, हमें कुछ भी पता चला हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। अजीब तमाशा है, इसे ना अपने पति के बारे में कुछ सुनना ना कहना, और इसका पति इसकी बुराई करते नहीं था। पता नहीं चक्कर क्या है। सर एक बात तो माननी पड़ेगी, दोनों में ईगो तो बहुत है। एक काम करो, दोनों पे नजर रखो, कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ इनके, देखो कोई क्लू मिलता है क्या। ओके सर। देख मम्मी, इसको तो मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी भेजूंगा और कैलिफोर्निया से फॉर्म भी आ गया। 7 से 10 दिन में अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मैंने एक पार्टी भी देख रखी है, फिर मैं ये घर बेचूं। घर बेचने की ऐसी क्या आफत आ गई? पिछले साल त्रिका का भी तो नाम निकला था अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, पैसे अरेंज नहीं हुए तो उसने तो जिद नहीं करी मकान बेचने की। ये सुरेश भाई साहब का लुकआउट था और ये मेरा है। वैसे भाई साहब को मकान बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा, पापा वो आप बुआ को मकान में हिस्सा दे दो ना। ये क्या करे आप? नलिन, और देख मम्मी, अगर शोभा या किसी के कारण इसके एडमिशन में अगर कोई पंगा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको पूरा यकीन है कि उन बदमाशों को आपके हस्बैंड ने ही भेजा था? और कौन भेजेगा सर? घर किसे खाली करवाना है सर? आप लोग बस मेरी बेटी को ढूंढ के ला दीजिए, उसके बाद उसका घर तो क्या, मैं ये शहर भी छोड़ दूंगी। हम वहाँ गश्त लगवाते हैं, लेकिन आपको एक एडवाइस है कि आप कुछ टाइम के लिए अपने भाइयों के साथ शिफ्ट हो जाइए। देखिए, आप अपने पर्सनल झगड़ों को फिलहाल भूल जाइए और अपनी बेटी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। वैसे हमने हर जगह खबर कर दी है, लेकिन अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन सर वो जो सुबह गुंडे आए, उन लोगों का पता हम लगा लेंगे, आपके पति से भी पूछताछ करेंगे। अच्छा, आपको कोई रैंसम कॉल आया है क्या या कोई मैसेज? नहीं सर, लेकिन मेरी बेटी को कोई किडनैप क्यों करेगा? सर मैंने किसी को नहीं भेजा धमकाने के लिए, और भला मैं क्यों भेजूंगा? सर आज नहीं तो कल वो तो जाना ही वाली थी ना। सर मैंने डिवोर्स की अर्जी दी है कोर्ट में। सर मेरी बेटी मेरी जान है सर। सर प्लीज आप उसे बचाइए। सर वो औरत कुछ भी कर सकती है सर। सर हो सकता है उसने खुद किराए के गुंडे भेजे हो मुझे फंसाने के लिए। सर आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं आपको बुलाता हूँ। सर ये रहे शोभा और मिथिलेश के कॉल रिकॉर्ड्स। सर इसमें तो कोई खास बात नहीं है, मैंने दोनों के पुलिस रिकॉर्ड भी चेक किए हैं। मिथिलेश और शोभा क्लीन है, और सर दोनों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। दिनेश, मुझे तो इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एंगल नजर आ रहा है। अपने खबरों से पता करो कि यहाँ कोई फिर से गैंग एक्टिव तो नहीं हो गया। 6 महीने पहले वो नेपाल मोतिहारी गैंग यहाँ पर बहुत एक्टिव था। हाँ सर,
हफ्ते भर में 4 वारदातें हुई थी, 5 बच्चे गायब हुए थे। पता करो कि सलोनी भी कहीं ऐसे ही गैंग के चपेट में तो नहीं आ गई। ओके सर। साहब वो सब काम जाने कब का बंद कर दिया साहब। इस फोटो को ध्यान से देख। नहीं साहब, ध्यान से देख इस फोटो को। नहीं जानता साहब, नहीं जानता साहब। दोनों को तब तक मारो जब तक ये कुछ बताना दे, ठीक है? मारो। साहब क्या बोलता हूँ साहब। सर मैंने यहाँ के हिस्ट्री शीटर्स को काफी तोड़ा, लेकिन सलोनी से रिलेटेड उनके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये काम जरूर किसी बाहर वाले ने किया होगा। या ये भी तो हो सकता है कि कोई नया खिलाड़ी है जो किसी और बिजनेस की आड़ में ट्रैफिकिंग कर रहा है, इसलिए अभी तक हमारी नजरों से बचा हुआ है। और हो सकता है कि उसने लड़की को किसी ऐसी जगह बेचा हो जो पुरानी जगह से अलग हो। नई जगह, नए क्लाइंट्स। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, हर जगह ढूंढा, कोई खबर नहीं शोभा की। ना उसका फोन मिल रहा है। मैं उसके घर भी गई थी, मिथिलेश से मिली, बहुत भला बुरा कहा उसने मुझे। क्या है बेटा शोभा कहाँ है? अरे मुझे क्या मालूम शोभा कहाँ है? क्या बाहर तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कल आई थी वो घर पर। तो मैं क्या करूं? मिथिलेश बेटा देखो, एक तो वो सलोनी को लेकर इतनी परेशान है, ऊपर से तुम दोनों के झगड़े। देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है? डिवोर्स पेपर आपके घर पे भिजवा दूंगा, अपनी बेटी से साइन कराकर भेज देना। कल रात को शोभा आपके घर पे आई थी? हाँ आई थी, थोड़ी सी देर के लिए, फिर चली गई। देखिए हम लोग छानबीन कर रहे हैं और घबराने की बात नहीं है। हो सकता है वो अपनी बेटी को ढूंढने गई हो। आप भी अपने घर पे जाइए, मैं अपने नाकों पे खबर कर देता हूँ। घर और बाहर दोनों सिरों पर भयंकर समस्याओं से घिरी शोभा अचानक गायब हो गई थी, मानो किसी लहरों से जूझते हुए तैराक को कोई बड़ी लहर बहा कर ले गई हो। लेकिन अचानक शोभा का गायब हो जाना कानून के लिए एक बड़ा रहस्य बन गया था। आखिर कहां चली गई थी वो खुद कहीं चली गई थी या उसे कोई ले गया था, या फिर वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गई थी। शोभा को घर छोड़ने की धमकी मिल रही थी, मायके में भाई चुनौती बने हुए थे, और सबसे दर्दनाक घटना उसकी इकलौती बेटी लापता और दाम्पत्य जीवन ध्वस्त हो चुका था। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन जिसको तिनका भी ना मिले उसके लिए तो लहरों की गर्त में ढूंढना लाजमी है। सर ये कहाँ चला गया? फोन लगाओ। सर फोन तो ऑटो रिच आ रहा है। दिनेश पता करो ये कहाँ है। इस आदमी का इस वक्त गायब होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले इसकी बेटी गायब हुई, फिर इसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और अब खुद गायब हो गया। सर ये तो गायब है, अब तो इसके बारे में सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है। एक बेटी 2 बेटे हैं आप, बेटे दोनों बड़े हैं। जी हाँ, शोभा मजले से 13 साल छोटी है और बड़े से 18। काम क्या करते हैं आपके बेटे? जी नरेश प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है और सुरेश गारमेंट कंपनी में मैनेजर। बड़े ताज्जुब की बात है, बहन गायब है और इनको पड़ी नहीं है। इनमें से किसी ने भी अभी तक उसकी खोज खबर नहीं की? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो बहुत चिंतित है उसके लिए, लेकिन पति भी ठीक नहीं मिला आपकी बेटी को, इतना बवाल किया कि टीवी पे आ गया। होशियार लड़की है शोभा, पढ़ने लिखने में अपने भाइयों से भी अच्छी थी, BCA कर रखा है उसने। शादी के बाद भी वो जॉब करना चाहती थी, पर क्या कर रही हो? रेलवे में IT ऑफिसर के लिए जॉब निकली है, उसी का फॉर्म फिल कर रही हूँ। एक बार जॉब लग गई ना तो रेलवे में फ्री टिकट्स। क्यों, किसी चीज की कमी है तुम्हें यहाँ? नहीं तो क्यों करनी है नौकरी? कपड़े, गहने, खाना, ये सब नहीं देता हूं मैं तुम्हें? जॉब सिर्फ पैसों के लिए नहीं की जाती, फिर वो तो किस लिए की जाती है? नहीं बताओ ना मुझे। ये सब मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, मैं ला के दूंगा। बेटा इसका तो बचपन से ही सपना था कि ये काम करे, नौकरी करे। अब तो भूल जाए ये सपना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। और आप प्लीज अपने घर जाइए। जब सलोनी गायब हुई तो उस दिन आप शोभा के घर पे ही थे ना? जी हाँ, उस दिन मेरी नवासी सलोनी गायब हुई और अब मेरी बेटी शोभा। कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है? जब शोभा यहाँ आपके पास आई थी तब उसने कुछ कहा था या कुछ हुआ था यहाँ पर? हाँ, उसके भाई नरेश के साथ उसका थोड़ा झगड़ा सा हुआ था प्रॉपर्टी को लेकर। ये कागज है, जरा इस पे दस्तखत कर। घर खरीदने के लिए एक पार्टी रेडी हुई है, तो पेपर्स तो पूरे चाहिए कि नहीं चाहिए?
इस पर सिर्फ इतना लिखा है कि तुझे घर बेचने में कोई आपत्ति नहीं। देखो भैया, एक बार मेरी बेटी मिल जाए, मेरी सलोनी मिल जाए, उसके बाद आप जहां बोलोगे वहां मैं साइन करूंगी, लेकिन अभी मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती। क्या बकरी, कोई डिसीजन नहीं ले सकती? सलोनी मरकब गई होगी कहीं पे, मतलब मेरी बेटी के लिए ऐसी बात मत करिए। अब तो मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगी। आपका और शोभा का झगड़ा हुआ था? नहीं जी, झगड़ा नहीं हुआ था। हाँ, इस घर को बेचने को लेकर थोड़ी सी बहस सी हुई थी, बस। सर वो अपनी बेटी को लेकर परेशान जरूर थी, बाकी सब ठीक था। ऐसा लग रहा है कि अपनी बहन से कुछ खास बनती नहीं थी आप लोगों की। उसे वहीं पड़े रहने दिया उसके पति के घर पे, एक बार भी उसकी मदद करने के लिए नहीं गए, और उसकी बच्ची को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की आप लोगों ने। सर जी, इस बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है। आपको नहीं मालूम, पूरी दुनिया को मालूम था, टीवी पर आ रहा था। देखो जी, हम लोग ज्यादा टीवी नहीं देखते, वो घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं सर। ठीक है, चलो। देख लिया, आज पुलिस भी आ गई घर के अंदर, और सिर्फ इस शोभा की वजह से। बेटा अपनी बहन के बारे में सोच, कहाँ होगी वो इस वक्त? पुलिस को भी नहीं मिल रही है। कुछ लोग उसे धमकी देके गए थे कल। मम्मी जी, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। अरे हमने शोभा का ब्याह करा दिया, उसके बाल बच्चे हो गए, जिंदगी भर का ठेका ना रखा हमने क्या उसका? नलिन, 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 नलिन। ओए त्रिखा, बेटा जाके देख तो नलिन कहाँ पे है। पार्क में बैठा होगा, उसको बुला के ले आ। पता नहीं उसने फॉर्म भरा कि नहीं भरा कैलिफोर्निया का। जी चाचा जी, अभी चेंज करके जाती हूँ। ओके। सर मिथिलेश से फोन पे बात हो गई है, वो लुधियाना गया हुआ है। मैंने उसके फोन की लोकेशन भी चेक की है, वहीं की आ रही है, और मैंने उसको पुलिस स्टेशन आने के लिए भी बोल दिया है। ठीक है सर, कहीं नरेश ने तो सलोनी को गायब नहीं करा दिया? पर वो ऐसा क्यों करेगा? सर, कागज पर दस्तखत करवाने के लिए, अपनी माँ पे प्रेशर बनवाने के लिए। पहले उसने अपनी भांजी को अगवा किया और उसके बाद अपनी बहन को। अगर ऐसा हुआ होता तो शोभा ने हमें पहले ही बता दिया होता कि इन सब के पीछे उसके भाई का हाथ हो सकता है। तो सर फिर इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? हो सकता है कि शोभा ने पहले अपनी बेटी को गायब किया हो और फिर खुद को। एक काम करो, शोभा की फोन लोकेशंस की डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। मुझे ऐसा लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तू अपना दिमाग ज्यादा मत चलाया कर, समझी? और बेटा, उसका वो दोस्त था ना विक्रम, मैंने सब जगह पे ढूंढ लिया चाचा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैं विकासपुरी तक देखा है, नलिन कहीं नहीं मिला, और उसे किसी ने देखा भी नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया। हेलो, क्या? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि घर से 2 किलोमीटर दूर ये क्या कर रहा था? सर, हो सकता है किसी से मिलने के लिए आया हो। लेकिन किससे? नफरत और रंजिशों की क्रॉस फायरिंग में अक्सर मासूम मारे जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ था नरेश और सुरभि अग्रवाल के साथ। बेटे को अमेरिकन यूनिवर्सिटी भेजने का सुनहरा ख्वाब देख रहे माता पिता अब मौत की खौफनाक सच्चाई का सामना कर रहे थे। लेकिन कौन था जो उनके आशियाने को तितर बितर कर गया था? कहीं नलिन ने आत्महत्या तो नहीं कर ली थी? नलिन अपनी बुआ शोभा के काफी क्लोज था, उसकी तकलीफ उसे झकझोर जाती थी। शोभा का गायब होना उसके लिए किसी हादसे से कम नहीं था। क्या चल रहा था उस मासूम के मन में? कौन था जो उसके खूबसूरत भविष्य को इतना विभत्स अंजाम दे गया था? अग्रवाल और बंसल परिवार के बीच होते ये रहस्यमय और हैरत अंगेज हादसे पुलिस के सामने एक चुनौती बनकर आए थे। क्या पुलिस सुलझा पाएगी अपराध की इस एक नहीं बल्कि 3-3 गुत्थियों को? मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने किया ये सब? वही मेरी कमीनी बहन शोभा। लेकिन वो तो खुद गायब है। हाँ, तो जानबूझ के गायब हुई होगी, वो ताक में थी। इंस्पेक्टर साहब, ये निकला और उसने उसको मरवा दिया। तब मुझे तो लगता है कि वो नलिन से चिड़ी हुई थी। क्या मतलब? सब नलिन अमेरिका जा रहा था और नरेश मकान बेचना चाहता था उसके खर्चे के लिए, और वो ये नहीं चाहती थी बस वो हमारे बच्चे पर सारी खुंदक उसने निकाल दी। नहीं पापा, बुआ उससे प्यार करती थी। अरे प्यार नहीं करती थी वो, उन दोनों के बीच में कुछ और ही पंगा चल रहा था। अब तो मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगी। जल्लाद हैं आप सब, जल्लाद। शोभा, शोभा, बुआ, अब मत जाओ ना बुआ, प्लीज। नलिन, हाथ छोड़, हाथ छोड़। नलिन छोड़ दे मेरा हाथ, जाने दे। शोभा, शोभा सुन मेरी बात। मेरी कमीनी बहन को ना तो अपनी उम्र की शर्म थी, न रिश्ते का लिहाज।
उस लड़के के कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ पता लगा? सर निकलवाने के लिए बोल दिया। सर नलीन की मौत और शोभा की गुमशुदगी कोई कनेक्शन लगता है क्या आपको? हो भी सकता है, उनके मन का फितूर भी हो सकता है। बुआ और भतीजा आपस में काफी अटैच थे, लेकिन इस बात का कोई और मतलब निकाला जाए पता नहीं। लेकिन उस लड़के का बाप नरेश एक बहुत ही सरफिरा आदमी लग रहा है, अव्वल दर्जे का स्वार्थी। शोभा और सलोनी की कोई खबर? अपने खबरियों से कुछ पता लगा? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मैंने चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े कुछ पुराने ऑफेंडर्स को थाने बुलाया पूछताछ के लिए। और सर शोभा की लास्ट लोकेशन जहाँ पर उसका फ़ोन एक्टिव था उसके घर के पास का ही दिखा रहा है। हमने पता लगाया है बट कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। सर नलीन के कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन शोभा के साथ में काफ़ी बातचीत हुई है। नरेश से हमें ये हिंट तो मिली थी कि ये दोनों काफी क्लोज हैं, लेकिन कितने क्लोज? ये तो काफी क्लोज लग रहे हैं। इनके बीच में तो काफी एसएमएस शेयर होते थे। सर इतना क्लोज होने के बाद क्या शोभा नलीन को जान से मार देगी? संभव तो नहीं है दिनेश, पर हो भी सकता है। सर शोभा का फ़ोन जब से बंद हुआ है तब से नलीन के नंबर पर ना तो ज़्यादा एसएमएस आए और ना ही ज़्यादा कॉल्स, और अननोन नंबर से तो बिल्कुल भी नहीं। सर ये रही नवीन अग्रवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, तुम जाओ। डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग, जहर देने से हत्या, रोडेंटिसाइड, रेड पॉइजन। हाँ वही, और वो जहर भी इसे ऑरेंज जूस में मिलाकर दिया गया, और मरते वक्त इसके बॉडी पे कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे। सर ये भी तो हो सकता है कि नलीन ने सुसाइड कर लिया हो, क्योंकि घर से वो परेशान होकर निकला था और शोभा को लेकर भी वो काफ़ी इमोशनल था। नहीं दिनेश, ये सुसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सुसाइड होता तो वो अपने घर पे अपने कमरे में भी तो कर सकता था। उसे वहां जाने की क्या जरूरत थी? और फिर ऑरेंज जूस में जहर मिला के पीने की क्या जरूरत थी? अगर ये सुसाइड होता तो वो जहर डायरेक्टली भी तो ले सकता था। यानी किसी ने उसे ऑरेंज जूस ऑफर किया जहर मिला के, और जाहिर सी बात है किसी अनजाने आदमी से तो वो जूस लेगा नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? वो भी घर से 2 किलोमीटर दूर। ये नलिन तो अमेरिका जाने वाला था ना? हाँ सर। चलो। आपके घर में चूहे हैं क्या? क्या? चूहे? नहीं, चूहा तो नहीं है। आपके बेटे को जहर दे के मारा गया। शोभा ने दिया होगा। पर वो तो आपके बेटे के लापता होने से पहले खुद ही गायब है। तभी तो गायब हो गई होगी, ताकि वो जहर दे दे और किसी को उस पर शक भी ना हो। नलिन की तरफ उसका प्यार सब दिखा हुआ था, जल्दी थी वो उससे। वो जल्दी अमेरिका जाने वाला था और हमारे घर से आज तक कोई विदेश नहीं गया। सुरेश भाई साहब की बेटी त्रिका, पिछले साल उसका भी चांस था, लेकिन वो नहीं जा पाई। क्यों? क्यों नहीं जा पाई वो? पैसे नहीं थे। आप अपनी बेटी को अमेरिका भेजना चाहते थे ना? जी। तो फिर भेजा क्यों नहीं? सर जॉइंट फैमिली है, पैसों की प्रॉब्लम थी। लेकिन जब आपके भतीजे को अमेरिका जाना था तो आपके भाई ने घर बेचने के बारे में सोच लिया। सर ये उनका लुकआउट था। तकलीफ नहीं हुई आपको? मतलब आपके भी तो अरमान होंगे ना कि बेटी को अमेरिका भेजें, वहां पढ़ाई करवाएं, वो तरक्की करे। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आप अपनी बेटी को अमेरिका भेज नहीं पाए, लेकिन भतीजा जाने लगा, उसके लिए घर बेचा जाने लगा। तो कहीं ईर्ष्या में आके आप क्या बात कर रहे हैं साहब? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? सर मैं नलिन को अपनी बेटी की तरह चाहता था। अपनी बेटी त्रिखा और नलिन में कभी कोई फर्क नहीं किया मैंने। ये अलग बात है कि हमारी बहन से नहीं बनती है, पर हम दोनों भाइयों में कोई फर्क नहीं है, हम एक हैं। तो वो अपने बेटे के लिए घर बेचना चाहता था, मैंने उसे सपोर्ट किया। ठीक है, चूहे मारने की दवाई है ना सर? पिछले 3-4 दिनों में ये दवाई यहाँ से कोई लेकर गया? इस कॉलोनी से, इस इलाके से कोई दवा लेकर गया था ये? हाँ साहब, वो परसों। त्रिखा, आप बीएससी फिजिक्स कर रहे हो ना? जी। आपके पापा ने हमें बताया कि आप भी यूएस जाना चाहती थी। सर वो, हाँ, वो पैसे नहीं थे। जी सर। पर जब नलिन को अमेरिका जाना था तब तो पैसे का इंतजाम हो गया। सर आप इसलिए ये सब क्या पूछ रहे हैं? तो कैसे इंतजाम हो गया? हमेशा से ऐसे ही होते आ रहा है। नलिन को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि वो लड़का था ना, इसीलिए। लास्ट ईयर भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, नलिन से भी ज्यादा, और मुझे कॉल भी आई थी एडमिशन की यूएसए से, लेकिन फिर भी मेरा एडमिशन नहीं करवाया। तो इस बात को लेके आपको तो नफरत हो गई होगी नलिन से। और इस ऑरेंज जूस में तुमने पॉइजन मिला के उसे पिला दिया? पिलाया कि नहीं? बताओ। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ चाहती थी कि उसे फूड पॉइजनिंग हो जाए
और वो बीमार हो जाए और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें जहर मिलाया था। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन सपनों के प्रति ऑब्सेस्ड या जुनूनी हो जाना खतरनाक हो सकता है। आज की तेज रफ्तार और मटीरियलिस्टिक दुनिया में जिंदगी एक रैट रेस, एक बेतहाशा दौड़, एक कंपटीशन बनकर रह गई है। बच्चों के कंधों पर सिर्फ किताबों से भरे बस्ते नहीं हैं, बल्कि माँ बाप के अरमान भी लदे हैं। ऐसे में बच्चों का अपना संतुलन खो देना, अपने या औरों के साथ कुछ बेहद दुखदाई कर देना कोई हैरानी की बात नहीं है। नलिन और त्रिखा कजन्स थे, लेकिन अमेरिका जाने की होड़ ने उन्हें सिर्फ एक कॉम्पिटिटर बना दिया था। रिश्तों का ताना बाना तार तार हो चुका था। शोभा और सलोनी की खोज में उलझी पुलिस के लिए बस एक गुत्थी सुलझी थी कि नलिन का शोभा और सलोनी के गायब होने से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर किसका था? आखिर कौन जिम्मेदार था शोभा और सलोनी की गुमशुदगी के लिए? सर मैं वो लुधियाना गया हुआ था गारमेंट के कंसाइनमेंट के लिए। सर को फोन पे बताया भी था। आज ही सुबह वापस आया और सीधा आपसे मिलने आ गया। बैठो। लगता है तुम्हारी बीवी और बच्चे के गायब होने की ज्यादा चिंता नहीं है तुम्हें। फिक्र है ना सर। और मैं अमृतसर में बाबा के दरबार में मत्था टेक के आया, दुआ मांग के आया हूँ कि मेरी बेटी मिल जाए। और बीवी? जहन्नम बना दी थी उसने मेरी जिंदगी, जहन्नम। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो नौकरी करना चाहती थी? और खो दी ना बेटी सर। लेकिन अब उसका मिलना जरूरी है। क्यों? सर कोर्ट में डाइवोर्स पेपर फाइल किए हैं मैंने, उस पर उसके सिग्नेचर लगेंगे। देखो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सर सच पूछिए तो वो जानबूझकर गायब हुई है, मुझे हैरेस करना चाह रही है। जैसे तुमने बहुत सुख दिया उसको, कभी तकलीफ नहीं दी। सर बात सिर्फ वो नहीं थी, उसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा था। जितना था सब लगा चुकी हूँ, अब और नहीं है मेरे पास। हाँ कल मिलते हैं। नहीं 10 बजे नहीं, 2 बजे के आसपास मिलते हैं। किससे बात कर रही हो? शांति का कॉल था। हेलो हेलो। था कौन वो? पता नहीं सर, कभी बताया नहीं। कई बार मैंने उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश की तो उसने उठाया नहीं। 1-2 बार उठाया तो मेरी आवाज सुनकर फोन काट दिया। वो नंबर है तुम्हारे पास? नहीं सर वो नंबर तो नहीं है, लेकिन सर शोभा को पता चल गया था कि मैं उसे डाइवोर्स देना चाहता हूं और उसके पेपर्स रेडी करा रहा हूं। सर इसी वजह से वो भाग गई है। सर दिनेश, शोभा के इन कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ खास पता नहीं चल। हाँ सर, कुछ कॉल्स हस्बैंड को और कुछ कॉल्स माँ को, और कोई खास लोग नहीं है इन कॉल्स में। सर एक और इन्फॉर्मेशन मिली है, अपने आईटी टीम से पता चला है कि नलिन अग्रवाल ने तिलक नगर के एड्रेस पर एक सिम और लिया था। ये रहे उनके कॉल रिकॉर्ड्स। कमाल है, इससे तो सिर्फ एक ही नंबर पर ज्यादातर कॉल्स किए गए। ऐसा लगता है कि ये सिम कार्ड उसी नंबर से बात करने के लिए लिया गया था। किसका नंबर है? सर ये किसी आनंद शर्मा का नंबर है, ट्रैवल एजेंसी है इसकी राजौरी गार्डन में। अब तो ये आनंद शर्मा ही बताएगा कि उसका नलिन से क्या कनेक्शन है। चलो। सर यही दुकान है। ये तो बंद है। अरे सुनो, क्या ये सचिना ट्रैवल्स आनंद शर्मा की है ना? हाँ सर। क्या बात? कहाँ गया है वो? पता नहीं सर। ये दुकान कब से बंद है? पिछले हफ्ते तो खुली थी। और ये दुकान यहाँ पर है कब से? काफ़ी अरसा हो गया, 2-2.5 साल पहले खुली थी। 2-2.5 साल? ठीक है तुम जाओ। दिनेश, ये नलिन इस ट्रैवल एजेंसी से क्यों बात कर रहा था? और सर वो भी इतने कॉल्स? एक काम करो, एक कांस्टेबल को बोलो कि इस दुकान पर नजर रखे। ओके सर। नरेश, नहीं बेचना मकान। भाभी रहने तो ये चोचले, आपकी बेटी ने सब खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, शोभा और सलोनी मिली? नहीं माता जी, अभी तो कुछ पता नहीं चला। देखिए हमें पता चला है कि नलिन के पास एक दूसरा सिम कार्ड था जिससे वो एक आनंद शर्मा नाम के आदमी के साथ कई महीने से बात कर रहा था। नलिन के पास दूसरा सिम तो नहीं था, लेकिन हो सकता है उसने शोभा के लिए लिया हो। क्यों? शोभा के लिए क्यों? नलिन तो नहीं जानता था आनंद शर्मा को, लेकिन शोभा बहुत अच्छी तरह से जानती थी आनंद शर्मा को। हम भी जानते हैं आनंद शर्मा को। बताइए क्या जानती हैं आप आनंद शर्मा के बारे में? शोभा के साथ कॉलेज में पढ़ता था, 1-2 साल सीनियर था उससे, थोड़ा बड़ा था। दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ।
लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया। शोभा को मैंने कई बार देखा था किसी से फोन पे बात करते हुए, मैंने उससे पूछा भी, लेकिन किससे बात करी शोभा इतनी रात को? कुछ नहीं मम्मा, वो नेहा का फोन था। शोभा ने हिम्मत करके घर पे बात की अनंत से शादी करने की, तो भाइयों ने उसे घर पे मिलने के लिए बुलाया। मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है। अरे वाह भाई शोभा, बढ़िया जश्न मनाया जा रहा है। वाह वाह। यही तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं? जब से आया है ना, हंस के पागल हुए हैं हम लोग। नमस्ते। नमस्ते। अरे वो चॉकलेट वाला जोक बताना ना। रहने दो। क्या बुराई है उसमें? बहुत अच्छा लड़का है, कई सालों से जानती हूँ उसको। हम सबको तो सही लगा वो। इस घर में अब अनंत के नाम की चर्चा कभी नहीं होगी। आपने इस रिश्ते के लिए मना क्यों किया? सर ये लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता था वो आदमी गलत था, 2 नंबरी आदमी था। उसने अपने प्यार में शोभा को बस फंसाकर, पहला फुसलाकर। आपको कैसे मालूम? सर मैं जानता हूँ। हेलो सर। सर अनंत आ गया। जानता है ना शोभा को? हाँ? शोभा? सर जानता हूँ सर, पर मुझे नहीं पता सर वो कहाँ है। हफ्ते भर पहले मिला था सर, पर आप कहाँ है? हफ्ते भर पहले मिला था या महीने भर पहले? कब बॉयफ्रेंड था ना तू? फिर से उसकी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है? उसकी शादी के बाद मैं तो मुंबई चला गया था सर। 2 साल पहले लौटा तो वो मार्केट में मुलाकात हुई थी सर। मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने उससे मांग लिए थे सर। बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए लिए थे सर, पर बिजनेस में उसका शेयर है सर। मैं उसे शेयर देता हूँ। तेरी ये ट्रैवल एजेंसी उसी के पैसे से खोली है तूने? वो सर बात यह है कि उसकी अपने पति के साथ बनती नहीं है सर। उनके रिश्तों में काफी टेंशन है और उसके भाई उसे सपोर्ट नहीं करते थे सर। नाटक करना बंद कर और सीधे सीधे बता शोभा कहाँ है? सर मैं नाटक नहीं कर रहा सर, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराना प्यार मिल गया हो और शोभा अनंत के साथ भाग गई हो? या फिर यह भी तो हो सकता है कि पुराना प्यार ना मिला हो, इसलिए अनंत ने बदला लेने के लिए शोभा और सलोनी दोनों के साथ कुछ कर दिया। हो सकता है सर। नजर रखो इसमें। ओके सर। हेलो, कहाँ? आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? और कौन? वही कमीना मेरी बेटी का पति मिथिलेश। दिन रात उससे लड़ता झगड़ता रहता था, घर से निकाल दिया था उसे। नहीं निकली तो दुनिया से ही निकाल दिया। इसके हिसाब से तो इसे कुचल के मारा गया। इसके शरीर पे टायर्स के निशान थे। सर हिट एंड रन का भी तो मामला हो सकता है। दिनेश, इसमें लिखा है कि जख्म गहरे थे, मतलब कई बार कुछ लगे। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। अपनी बीवी को ढूंढ रहा था ना तो? हाँ सर मैं उसे ढूंढ रहा था सर। मैं डिवोर्स पेपर पे सिर्फ उसके सिग्नेचर कराना चाहता था। कहीं उससे छुटकारा पाने के लिए तूने ही तो नहीं मार दिया उसको? नहीं सर। सर मैं मानता हूँ कि हमारे बीच में थोड़े बहुत झगड़े होते थे सर। मैं उससे अलग होना चाहता था, लेकिन सर मैं उसे मार नहीं सकता। दिनेश, ये मिथिलेश मुझे कुछ ठीक आदमी नहीं लगता। हाँ सर, और आंसू तो बड़ी जल्दी निकल आते हैं इसके। एक काम करो, फिलहाल इसको जाने दो, लेकिन नजर रखो इस पे। इसके फोन को भी सर्वेलेंस पे लगाओ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शोभा के मर्डर और सलोनी के गायब होने में इस मिथिलेश का ही हाथ है। ओके सर। सर मैं बुटीक चलाती हूँ और मिथिलेश से प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है ना वो शादीशुदा है? जानती हूँ। वो कब से बोल रहा है कि उसे अपनी बीवी से डिवोर्स चाहिए। सब कुछ हो गया, सिर्फ उसे अपनी बीवी से एक कागज पे साइन चाहिए और कुछ नहीं। और आज क्या बोला? फिर वो आज बोला कि सब अरेंज हो गया। पहले बोला था कि उसको अपनी बीवी को 10 लाख देने हैं डिवोर्स के एलिमनी के लिए, और 10 लाख उसे अपनी बेटी के अकाउंट में जमा कराने हैं। फिर क्या बोला? फिर उसके पास पैसे नहीं थे सर। उसने इतना पैसा अरेंज किया कैसे? फिर वो बोला कि उसे एक आदमी मिल गया है जो उसे कर्जे पे पैसे देगा, और वो एक दिन उसे मेरी बुटीक पे भी लेके आया था। सिमी पैसों का इंतजाम हो गया है। क्या? अब हमारी शादी होके रहेगी।
अरे एक बात तो मैं भूल ही गया, ये है राकेश भाई, यही हमें पैसे दे रहे हैं, वो भी पूरे 20 लाख। सब मामला डिले हो गया और मिथिलेश ने मुझे कहा कि हमें रुकना पड़ेगा। सर राकेश यहाँ का दादा है। दादा? जी, कहने को तो वो ब्याज पे पैसे देता है, पर उसके कई और 2 नंबर के धंधे भी चलते हैं। ठीक है, तू जा। सर, इस राकेश को उठाऊं क्या? नहीं, पहले मिथिलेश। चल बैठ जा। सर मैंने राकेश से सिर्फ पैसे मांगे थे, बस पैसे। वो पैसा कहाँ है? सर अभी तक उसने दिए नहीं है। देगा जब कुछ लिया दिया नहीं तो कुत्ते की तरह देख के मैं भागा क्यों? हाँ, मैं डर गया था सर। सर सिबी ने मुझे बता दिया था कि आप लोग उस तक पहुंच गए हो। शोभा को किसने मारा? सच 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 बता दो सर। सर शोभा को मैं नहीं मारा सर। मिथिलेश के कहने पे? हाँ सर। आप शोभा बंसल हैं? जी। वो आपकी बेटी मिल गई है। मेरी बेटी मिल गई है? सलोनी मिल गई? कहाँ है वो मेरे घर पे ही है, मेरी बीवी के साथ। मैं आपके घर पे भी गया था लेकिन आप थी नहीं, इसलिए मैं यही इंतजार कर रहा था आपका। आइए ना, आइए प्लीज। लगता है कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैं देखता हूँ। ओहो, ये एक्चुअली बैटरी डाउन है। आप एक काम करेंगे, ये जो वायर है ना, देखिए कार्बन दिख रहा है आपको, ये यहाँ से आप सटा के रखिएगा और मैं ऑन करता हूँ गाड़ी को। मैं जी आप कर लेंगे प्लीज। आइए, कुछ नहीं होगा, कुछ शौक नहीं लगेगा, प्लीज कीजिए ना आप। फ्री में कर्जा चुकाया तुमने उसका? सर सलोनी का? सर वो सलोनी को हमने सर। पैसे तो मैं तुझे दूंगा मगर एक शर्त पे। तेरा गिर गया था, लेकिन तू एक चीज भूल गया, जुर्म की तो फितरत ही होती है कि वो करने वाले को भी नहीं बख्शता। रिश्तों की बुनियाद सरलता और सादगी में शुरू होती है और फिर दाखिला होता है अहंकार, लालच और इनटॉलरेंस का। और सहजता की सुरक्षित चादर में लिपटे रिश्ते रंजिशों, नफरतों और अपराध के हवाले हो जाते हैं। काश के शोभा का पति उसके सपनों, उसके अरमानों के प्रति संवेदनशील होता। काश के शोभा के भाई शोभा के विवाह के बाद भी अपने रिश्ते को उसके प्रति निभा पाते। काश कि नलिन अमेरिका जाता तो त्रिखा भी जाती। काश कि हम अपने रिश्तों के बारे में सीधा सोचते, आड़ा तिरछा नहीं, तो शायद ये हादसे कभी होते ही नहीं। ये जीवन हवाओं पर तैरती जिंदगियों का मंजर है, रेस में दौड़ते घोड़ों का खेल नहीं। कुछ पाने, कुछ खोने, कुछ अपने, कुछ बेगानों के साथ एक यात्रा है, एक सफर है। इसे इतना जुनूनी न बनाएं कि ये एक अपराध की शक्ल अख्तियार कर ले। माधुरी चौधरी एक जिंदा दिल लड़की थी, नए जोश, नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जीना चाहती थी। अपने और अपने परिवार के लिए हर पल को यादगार बनाना उसे अच्छी तरह से आता था। उसके दिल में सबके लिए प्यार और सम्मान था। अपनी दुनिया में मग्न थी वो और खुलकर हंसती थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस अल्हड़ निश्चल नदी सी बहने वाली मासूम लड़की को वो कदम उठाना पड़ा जिसने इसके जीवन की रफ्तार को ना सिर्फ रोक दिया बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसा क्या हो गया था जिसने उसे अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया अपने आप को आग की लपटों के हवाले करने के लिए। आखिर क्या वजह थी कि एक मासूम लड़की ने अपने भविष्य को स्वाह कर अपने आप को शून्य कर लिया? क्या उससे कोई अपराध हुआ था जिसकी ग्लानि में उसने फैसला लिया था, या फिर उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक लड़की थी, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां पर लड़कियों की संख्या एक समय में काफी गिर चुकी थी, जहां पर लड़कियों को गर्भ में मारने और उनकी खरीद फरोख्त की चर्चाएं आम थी। अरे
दरवाजा खोल। चोरी चोरी, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, चोरी दरवाजा खोल। हे भगवान, मैं क्या करूं? माधुरी, माधुरी, हाँ, हाँ। सर, इस लड़की का नाम माधुरी चौधरी था। इसकी उम्र 17 साल थी सर। इसने अपने ऊपर केरोसिन ऑयल डाल के खुद को जला दिया। और सर, इसके बाप का कहना है कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसकी जान बचाने के लिए उसने दरवाज़ा तोड़ा, लेकिन तब तक इसकी जान जा चुकी थी सर। ये वो कुल्हाड़ी है जिससे श्रीराम चौधरी ने दरवाज़ा तोड़ा। लड़की को बचाने के लिए उसकी माँ ने उसके ऊपर कंबल भी डाला, लेकिन तब तक लड़की काफ़ी जल चुकी थी। उसको बचाने के चक्कर में माँ बाप के हाथ भी काफ़ी झुलस गए थे। ये देखिए सर, खिड़की पूरी काली हो गई है। इसका मतलब कि खुद को आग लगाने के बाद लड़की खिड़की के पास आई होगी, लेकिन हवा की वजह से आग और भड़की होगी। राजवीर सर, पूरे बदन में आग लगने के बाद लड़की चीखी चिल्लाई होगी। जरा आस पड़ोस में पता करो किसने क्या देखा सुना। बेरा ना जी, अल्लाह सा सुन के मैं घर से बाहर भाजा। मैं देखा सामी श्री राम चौधरी की छोरी माधुरी लपटा में घिरी पड़ी। बस क्या था, उसमें हो गया सारा काम पूरा। और क्या? अरे अपनी माँ से तो अपने जी की बात कहती, ऐसे कैसे छोड़ के चली गई? आप बता सकते हैं क्या हुआ था? साहब, सवेरे मैं और मेरी घरवाली किसी काम से बाहर गए थे। जब हम वापस लौटे, किवाड़ खोल के देखा तो अरे घर में जलने की महक सी क्यों आ रही है? क्या हुआ? चूल्हे पे कुछ धरा तो नहीं छोड़ गई थी? अरे मैंने तो कुछ नहीं चढ़ाया था, माधुरी कुछ बना रही होगी। हम रसोई की तरफ बाजे, मैंने लगा बालक बुद्धि है कि मैं कुछ फूंक फांक दिया होगा। मैंने रसोई का किवाड़ खोलने की कोशिश की और दरवाजा भीतर से बंद था। मैंने जब तक दरवाजा तोड़ा बहुत टाइम हो लिया था। हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने राख बनी पड़ी थी। आप कुछ बताना चाहती हैं? वैसे जब ये हुआ आप लोग कहाँ गए थे? सब गांव के बाहर आज के दिन एक अनाज की मंडी लगी, वहीं तक गए थे बस। सर, दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसका मतलब कि लड़की ने खुद ही आग लगाई और खुदकुशी कर ली। ये सुसाइड का केस है सर। राजवीर, पड़ोसियों का कहना है कि जब तक वो लोग पहुंचे दरवाजा टूट चुका था, लड़की जल चुकी थी। किसी ने भी उसे जलते हुए या माँ बाप को बचाने की कोशिश करते हुए नहीं देखा। अगर ये सुसाइड का भी केस है तब भी कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए ना। जरा पता करो ये लोग वाकई अनाज मंडी गए थे या नहीं। ठीक है सर। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है औलाद की मौत, और वो मौत जो उनकी आंखों के सामने दर्द से चिल्लाते चिल्लाते हुई हो, वो तो नासूर बन जाती है। एक ऐसी टीस जो जिंदगी भर आंखों को नम कर देती है और माँ बाप की लाचारगी का सबब बन जाती है। 17 साल की माधुरी के लिए ये मौत कितनी दर्दनाक रही होगी, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। पुलिस माधुरी के साथ हुए इस हादसे के पीछे की वजह पता लगाने में जुटी हुई थी और उनका शक माधुरी के माता पिता पर भी था। पर यह अंदाजा कितना सही था? क्या कोई माता पिता वाकई अपने बच्चे को जलाकर मार सकते हैं? और अगर हाँ, तो इसके पीछे का कारण क्या था? और अगर ये अपराध माता पिता ने नहीं किया था तो ये दरिंदगी किसने पैदा की थी? क्या ये वाकई माधुरी का फैसला था? और अगर हाँ, तो अपने आप को ऐसी दर्दनाक मौत देने का फैसला उसे क्यों करना पड़ा? ये कहानी हमारे समाज की ऐसी ही चौंका देने वाली और दिल दहला देने वाली परतों को खोलने जा रही है, जिसकी परछाइयां हमारे आसपास ही मंडराती रहती हैं और हमें उसका अंदेशा तक नहीं होता। आप श्रीराम चौधरी के बाजू वाले घर में रहते ना? जी साहब। कब से रह रहे हैं वहाँ? साहब, मन्ना रहते हुए 25 साल हो लिए साहब। तब तो आपने माधुरी को बचपन से देखा होगा। हाँ साहब। कैसी लड़की थी वो? बड़ी ही होनहार बच्ची थी साहब। हमने तो भगवान ने एक भी बालक नहीं दिया ढंग का। और माधुरी तो इतनी अच्छी थी कि पढ़ने में आगे और बड़े बूढ़ा की इज्जत करने में सबसे आगे। सीधी सादी छोरी थी साहब। और श्रीराम और सरला, वो कैसे लोग हैं? सरला तो ठीक ही है साहब, अपने घर परिवार वालों को देख के चलने वाली। अरे अपनी छोरी में तो जान बसा थी उसकी। पर श्रीराम भाई का हिसाब किताब ठीक नहीं है। उसने प्यार से पुचकार के अपनी छोरी से बात ही नहीं करी कभी। उसने चाहिए था छोरा, होगी छोरी। और यह माधुरी तो श्रीराम के बड़े भाई बसेसर की वजह से बच गई, वरना कब की मर लेती।
बशेश्वर की वजह से बच गई मतलब ये हो कि लड़की के जन्म होने से पहले उसे गर्भ में मार देने के कारण हमारे राज्य के लोगों को लोग अनपढ़, जाहिल, गवार कहवे। इसलिए हम सब लोग मिलके आज शपथ लेवेंगे कि हम कभी भी लड़का लड़की होने का टेस्ट नहीं करवाएंगे। अरे बावड़ो हो गए हो, हमारी प्रथा तोड़ने की बात करो। और अगर किसी का घर वाला, परिवार के लोग जोर जबरदस्ती करें तो उसकी शिकायत लेके हमारे पास आओ, हम उसकी शिकायत करेंगे। तो और मैंने कहाँ ढूंढा, तो यहाँ क्या बकवास सुनने के लिए बैठी टाइम पास कर रही है? खड़ी हो, घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। देख रहे हो ना थारी बात का असर क्या है ताऊ। अगर मैंने थारी बात माने ना तो ससुराल वाले मुझे मैके चलता कर देंगे। अरे तू तो रुक जा ना ताऊ ना। हाँ जी, वो मैंने भी सुना कि माधुरी ने सुसाइड कर लिया। बशेश्वर जी, सुसाइड है या नहीं ये तो हम पता कर लेंगे। आप ये बताइए, एक बच्ची जिसको आपने बचपन में बचाया, जिंदा रखा, उसकी मौत होने पर उसके घर अफसोस करने तक नहीं गए? हाँ जी, जाना चाहिए था, पर कुछ कारण थे जिसके कारण ना जा पाया। वो हम दोनों भाइयों का आपस में कुछ ऐसा कहा कि जिस वजह से वहां ना जा पाया। अनबन थी। कैसी अनबन? वो जी थी कुछ घरेलू बातें, पर मुद्दे की बात यो है कि माधुरी ने चाहे सुसाइड किया हो चाहे उसकी हत्या हुई, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो उसके बाप का है। ये बात सरला भी जानती है, मगर वो बोलेगी नहीं, आज तक नहीं बोली। अब क्या बोलेगी वो? पानी यार गिलास दे दे, कुछ नमकीन समगीला। चल मुंह आंखें के दिखा रही है, ये टसवे बाणे बंद कर दे और जल्दी से गिलास से पानी ला दे। चल। शर्म नहीं आ रही तने? अभी छोरी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और तू ये बोतल लिए फिर रहे हो। शर्म की बात तो तू मत ना करे, बतेरी देख ली शर्म वाली तेरे जैसी। और वैसे भी ना यो मत ना दिखा कि तू बड़ी दूध की दुही पड़ी है। अरे चल खड़ी हो। अरे तन्ने सुनाई ना दिया के? राजवीर, ये देखो, दरवाजा जल चुका है, पूरा काला हो चुका है। इसका मतलब आग लगने के बाद माधुरी काफी देर तक दरवाजे के पास थी। शायद वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर आने की कोशिश कर रही होगी। हाँ सर, शायद आग लगाने के बाद उसने अपना इरादा बदल लिया हो। श्रीराम ने कहा कि कुंडी अंदर से बंद थी, तो वो कुंडी खोल के बाहर आ सकती थी। लेकिन अगर वो बाहर नहीं आ पाई, इसका मतलब किसी ने उसे बाहर आने नहीं दिया और वो स्ट्रगल करके जल के मर गई। उसकी बॉडी भी हमें दरवाजे के पास मिली। हो सकता है सर। सर, हमने अनाज मंडी में भी इंक्वायरी की थी, लेकिन किसी ने भी इन दोनों पति पत्नी के वहां जाने की बात कंफर्म नहीं की। शायद वहां पर भीड़ रहती है इसलिए। राजवीर, हो सकता है कि अनाज मंडी जाने की बात ही झूठ हो और इन्हीं दोनों ने या इनमें से किसी एक ने उसे मार दिया। सर, मुझे लगता है कि ये काम श्रीराम का है और हो सकता है उसकी पत्नी सरला उसके खिलाफ बयान देने से डर रही है। लेकिन सर, माधुरी का खून करने की वजह क्या हो सकती है? हो सकता है कि माधुरी का किसी के साथ अफेयर रहा हो और इस बात की श्रीराम को भनक लग गई और बिरादरी में नाक न कटे, इस डर से उसने माधुरी को मार दिया। वैसे भी लड़की होने की वजह से वो उसे खास पसंद नहीं करता था। मतलब ऑनर किलिंग सर? जरा पता करो इस माधुरी का कहीं कोई अफेयर था क्या? क्या बात कर रहे हो साहब? ऐसी कोई बात नहीं थी। वो इस तरह के चक्करों में पड़ने वाली छोरी ना थी। आप तो न्यारी बात कर रहे हो साहब। ये तो मेरी छोरी को बदनाम करने की बात हुई। मेरी छोरी काम से काम रखती थी, उसको तो पढ़ने लिखने से ही फुर्सत ना थी। और अगर ऐसी कोई बात होती तो अपने बाप से ना सही पर अपने माँ से अपनी जी की बात जरूर कहती। वो साहब, उम्र ही क्या थी उसकी? इतनी छोटी उम्र में केस लड़ाती। कम से कम आप तो उसके बारे में ऐसी बातें न बोलो। अब तो वो जहाँ में पहुंच गई वो, उसको तो वहां चैन से रहने दो। मेरे 5-6 किसी के बारे में ऐसी बातें ना करते। यस सर, माधुरी मेरी क्लास में थी। 12th के बोर्ड थे, उसी में लगी हुई थी। सर, उसका नेचर बहुत फ्रेंडली था, सबकी हेल्प करना, सबसे नोट शेयर करना, और ऐसे मिलती थी ना जाने कितने दिनों बाद मिल रही हो। सर, वो बहुत अच्छी लड़की थी। आज फिर से तनु नहीं आई, अब तनु को बताएंगे। हाँ, रोज रोज का नाटक हो गया इसका, स्कूल नहीं आना। आंटी जी कैसे हो आप? नमस्ते। तनु, तनु स्कूल क्यों नहीं आई तू? घर पे गेस्ट आए थे। अच्छा, मेहमान आए थे तो स्कूल नहीं आना? हाँ, ये और ये भी, और अच्छे से पढ़ना। हाँ, और कल जरूर स्कूल आना। थैंक यू। कल जरूर आना स्कूल, ठीक है? सर, उसे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो उसके पास पैसे नहीं होते थे, पर जब भी होते थे वो सबको दिल खोलकर ट्रीट देती थी।
अच्छा, माधुरी का किसी के साथ अफेयर था या कोई बॉयफ्रेंड? माधुरी और अफेयर इम्पॉसिबल सर, वो इस टाइप की लड़की थी ही नहीं। मैंने माधुरी के फैमिली वालों से और उसके स्कूल फ्रेंड से पूछताछ की है, लेकिन सबका कहना यही है कि उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। वो एक पढ़ने लिखने वाली और सीधी सादी लड़की थी। राजवीर, हो सकता है कि किसी को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। ये देखो माधुरी के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें एक नंबर से कई बार लगातार बातचीत की गई है। किसी राहुल मलिक के नाम का नंबर है ये। जरा पता करो ये राहुल मलिक कौन है और इसका माधुरी से क्या लेना देना। सर माधुरी मेरी बहन थी, उसके पापा मेरे मामा हैं, और मेरी मम्मी और मामा के बीच में कभी नहीं बनती सर। जब से मेरी मम्मी ने अपनी मर्जी से पापा से शादी की तो श्रीराम मामा ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। उनके बीच कई सालों से बातचीत भी नहीं है। कमाल है, माँ की मामा के साथ बातचीत सालों से बंद है, लेकिन तुम्हारी बातचीत माधुरी के साथ चालू थी। क्यों? सर क्योंकि हमने बड़ों की अनबन को कभी भी भाई बहन के रिश्तों के बीच में नहीं आने दिया। मैं और माधुरी सर काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे हम लोग। हम अक्सर रोज़ मिलते थे सर, काफ़ी बातें करते थे। मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं माधुरी को खुश रखूं सर। जब भी वो कहीं भी फंसती थी तो डिसीजन लेने से पहले हमेशा मुझसे सलाह लेती थी, चाहे वो पढ़ाई का डिसीजन हो या लाइफ का। सर मैं हमेशा उसकी मदद करता था। माधुरी तू रो क्यों रही है? क्या प्रॉब्लम है बता ना मुझे, मैं हेल्प करूंगा तेरी। कुछ प्रॉब्लम ना सर, सब ठीक है। अच्छा तो फिर तू रो क्यों रही है? भाई कुछ प्रॉब्लम होती तो थारे को बताती ना, ऐसे थोड़ी ना छुपाती। कुछ प्रॉब्लम ना सर मैंने एक बार नहीं काफी बार उससे पूछा, पर उसने मुझे कभी भी नहीं बताया। मुझे इतना समझ में आ गया था कि जो भी कुछ है वो सिर्फ सरला मामी की वजह से, क्योंकि जब भी सरला मामी की बात निकलती थी सर वो अचानक से अनकंफर्टेबल हो जाती थी। सर ये रहे सरला के कॉल रिकॉर्ड्स, और सर इस कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक सरला की बशेसर से लगभग रोज बात होती थी, वो भी लंबी चौड़ी, क्योंकि सर कोई भी कॉल 5 से 8 मिनट के कम की नहीं है। कहीं यही वजह तो नहीं थी माधुरी की परेशानी की? क्योंकि सर ये बात हजम होने वाली नहीं है कि भाई से भाई की बातचीत बंद है और भाभी से दिन में 3 बार बात हो रही है। अफेयर है हमारा, एक दूसरे को चाहते हैं। अपने छोटे भाई की बीवी के साथ? हाँ साहब, इंसान है हम भी, जरूरत है हमारी भी। और वे सरला भी अपनी शादी से खुश ना थी, बस एक दूसरे के दुख दर्द बांटते बांटते कब करीब आ गए हमारे को पता ही ना चला। बशेसर को तो साथी की जरूरत थी, और तुम्हें? मन में कौन सा सुख मिल गया साहब। ब्याह के नाम पर बाप ने एक शराबी के गेल बांध दिए। दारू की बोतल छोड़ के उसने कभी मारी और मारी चोरी की सुध न ली। जो इन्होंने सहारा न दिया होता तो मैं कद की मर जाती। पर कोई भी मर्द अगर सहारा देगा तो उसके बदले में जरूर कुछ मांगेगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि माधुरी को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा, और अपना अफेयर छुपाने के लिए उन्होंने उसका खून कर दिया होगा। राजवीर, अगर अफेयर छुपाना ही होता तो इतनी आसानी से हमारे सामने कबूल नहीं करते। सच कुछ और है। मरने मरे भाई और हमारी घरवाली की करतूतों के बारे में आज से नहीं, बहुत पहले से पता था। माधुरी ने इन दोनों की आशिकी के बारे में मन ने सब कुछ बता दिया था। पापा जी, आपने पता था ना मम्मी और ताऊ जी के बीच में क्या चल रहा है? अगर आपने पता था तो चुप क्यों रहे? इसमें कहने की क्या बात है? जिस गांव जाना नहीं उस गांव का रास्ता क्यों पूछना? और मन ने जरा भी फर्क नहीं पड़ता उन दोनों की हरकतों से। आपने फर्क ना पड़ता होगा, पर मन ने पड़ता है। शर्म आती है मन ने। कहीं होशियार मत ना बने, अपने काम ते काम रख। तने अच्छी तरह पता है कि हमारे पास कोई काम दाम तो है ना। इस घर का सारा खर्चा भाई साहब के खाते पे चल रहा है। थारा स्कूल, किताबें, बस्ता, आना जाना सारा। अगर मैंने मुंह खोल दिया ना तो ये सारा बंद हो जाएगा। कभी शर्म आती है अपने ऊपर? तेरे जैसे घटिया लोगों ने समाज को गंदा किया है और लोगों का रिश्तों पर से भरोसा उठता जा रहा है। सर माधुरी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जब उसकी मौत हुई तो वो प्रेग्नेंट थी सर। इसका मतलब ये ऑनर किलिंग हो सकता है। अपनी झूठी और खोखली इज्जत को बचाने के लिए माधुरी के माँ बाप ने उसे मार डाला और उसे सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की। माधुरी की लाइफ में जितने भी मेल फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हमें मिले हैं सबका डीएनए फीटस से मैच करो। ठीक है सर। एक लड़की जो अकेली नहीं एक अजन्मे बच्चे के साथ स्वाहा हो गई थी,
उसके परिवार वालों के चेहरे पर उसकी मौत का दुख कम और अपनी झूठी प्रतिष्ठा का डर ज्यादा दिखाई दे रहा था। पुलिस के अनुसार यह माँ बाप द्वारा किया गया ऑनर किलिंग का केस भी हो सकता था, लेकिन माँ बाप के बयान के अनुसार उन्हें माधुरी के किसी प्रेम संबंध या उसके होने वाले बच्चे के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। क्या माधुरी की मौत किसी प्रेम संबंध और उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से हुई थी, या फिर कारण कुछ और था जो इन सारी संभावनाओं से ज्यादा दुखद, चौंका देने वाला और शर्मसार करने वाला था? सर, मॉर्ग से माधुरी की बॉडी चोरी हो गई है। यस सर। और अटेंडेंट का कहना है कि अचानक से 3 लोग वहां आए और रिश्वत देकर उससे बॉडी खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उन्होंने मना किया तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और बॉडी को जबरन वहां से लेकर चले गए। तुमने मॉर्ग का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ सर, किया है, लेकिन सर रात का समय था और रोशनी भी कम थी, इसलिए किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आया। और सर जिस वैन से वो लोग बॉडी लेकर गए हैं उसका नंबर भी फेक था सर। मॉर्ग के अटेंडेंट को बुलाओ, उसने तीनों का चेहरा देखा होगा। स्केच आर्टिस्ट को बुलवा के स्केच बनवाओ। लेकिन सर, माधुरी के केस में जितने भी मेल सस्पेक्ट्स हैं, इन तीनों में से कोई नहीं है सर। इसका मतलब इन तीनों को हायर किया गया होगा, या फिर ये इस केस का कोई दूसरा ही पहलू है। जो भी है, इतना तो पक्का है कि कोई उस बच्चे की पहचान नहीं होने देना चाहता। इन तीनों के स्केच हरियाणा स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। ठीक है सर। माधुरी जो मर चुकी थी और अपने अजन्मे बच्चे के साथ मुर्दा घर में इंसाफ का इंतजार कर रही थी, उसके मृत शरीर को भी किसी ने गायब कर दिया। और पुलिस का यह मानना था कि यह काम उसी आदमी का हो सकता है जो इस बच्चे का बाप था और नहीं चाहता था कि उसकी पहचान हो सके। क्या उस आदमी को सिर्फ अपने पहचाने जाने का डर था, या फिर यही आदमी माधुरी के कत्ल या आत्मदाह के लिए भी जिम्मेदार था? उसकी पहचान माधुरी के उस अजन्मे गर्भ में छिपी थी जो अब लापता था, और पुलिस उसकी तलाश में दिन रात एक कर रही थी। क्या ऐसे कैसे चोरी हो गई साहब? मरी तो मरी, मेरी चोरी की मिट्टी भी पलीत हो गई। जीते जी तो कुछ सुख नहीं देखे उसने, मरने के पीछे 2 लकड़ी भी नसीब होती नहीं दिख रही साहब। देखिए, अगर आप चाहें तो आपकी बेटी को न्याय मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी और हमें वो सब कुछ बताना होगा जो आपने अभी तक हमसे छुपा के रखा है। चाची, ओ चाची, ये लड़की कौन थी? मेरी चोरी की सहेली सीमा, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोई खास दोस्ती नहीं थी साहब, हम गरीब आदमी, वो बड़े आदमी। पर बापू वो माधुरी, वो मेरी। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम जाओ अंदर, जाओ। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ साहब, मेरी छोरी को इस झंझट से दूर रखो। छोरी है साहब, बदनामी होगा, कोई शादी ब्याह ना करेगा। गर्भ में छोरा है, छोरी है, सोनोग्राफी कराना गैर कानूनी है। सरकार ने भी इसे बैन कर रखा है, और फिर भी अगर उसके परिवार वाले ना माने ना, तो आप हमारे पास लेके आओ उन्हें, मैं समझाऊंगा। और अगर वो फिर भी ना माने तो मैं कानून से सजा दिलवाऊंगा उन्हें। अरे कौन हो? अरे क्या करने लग रहे हो? अरे रुक जाओ, अरे पागल हो गए क्या? अरे 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 समझाओ, अरे रुक जाओ, लग रही है। तुम माधुरी के बारे में कुछ कहना चाहती थी ना, लेकिन तुम्हारे पापा ने कुछ कहने नहीं दिया। बताओ, बात क्या थी? नहीं सर, वो मैं कुछ ना बोल रही थी। देखो सीमा, मुझे मालूम है कि तुम माधुरी की बेस्ट फ्रेंड हो, और उस हादसे में माधुरी के साथ साथ उसके पेट में उसके बच्चे की भी मौत हुई है। और अगर ऐसे में तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो ये समझ लेना कि उसके मौत की दोषी तुम भी हो। बताओ क्या बात? सर, इससे पहले भी माधुरी पेट से थी, पर उसने वो बच्चा गिरवा दिया था, पर ना तब और ना अब कभी उसने ये बताया उसके बच्चों का बाप कौन सा। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि माधुरी किसी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन सर ताज्जुब की बात यह है कि उसने इस रिलेशन के बारे में सीमा को भी नहीं बताया, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है। राजवीर, ये भी हो सकता है कि उसके साथ काफी समय से बलात्कार हो रहा था, जिसकी वजह से वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई, और ये बलात्कार करने वाला या तो उसका कोई करीबी है, जिसकी वजह से इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने ये बात किसी को नहीं बताई।
लेकिन ये साबित करने के लिए हमें माधुरी की बॉडी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तुम उस मैटरनिटी क्लिनिक का पता करो जहाँ माधुरी का अबॉर्शन, बच्चे के पिता के बारे में हमें वहीं से जानकारी मिल जाए। ठीक है सर। अरे अरे आराम से करे, दर्द हो रहा बहुत। क्या हुआ? बेटी साहब, रामबल चाय पानी का इंतजाम कर जा। साहब, समाज सेवा का फल है। हमारे गांव के जो आदमी लोग हैं ना, उन्हें पसंद ना आए कि उनकी लुगाइयों को मैं जेंडर टेस्ट करवाने, चोरा चोरी के फर्क ना करने की बात सिखा रहा हूँ। बस अपना सारा गुस्सा हमारे पे निकाल दिया। अच्छा, ये जो हमला हुआ आप पे, आपने इसकी पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? आप अगर कंप्लेंट करवाता तो उनको और भड़का देता, और उनका करने से हमारे को क्या फर्क पड़ा। एक ना एक दिन तो हमारी बात उनके समझ में आवेगी। आजकल तो चोरियां चोरों से बहुत आगे निकल रही हैं। हर काम में चोरियां अव्वल आ रही हैं। ये अभियान चलाने की आपको सूझी कैसे? मतलब ये समाज सेवा है या फिर आपकी अपनी कोई कहानी इसकी प्रेरणा है? इंसान बड़ा लालची है साहब। जब तक उसे ठोकर ना लगे उसकी समझ में ना आती बात। हमारी भी शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद हमारी पत्नी पेट से हुई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम राम। भाई साहब, आपने सरला के दिमाग में गोबर भरा है। क्या बक रहा है तू? मैंने इतना महंगा टेस्ट करवाया ये जानने के लिए कि छोरा से कि छोरी वह पेट में छुरी लिए फिर रही है। उसे गिराने की बात कहूँ तो नाट रही है। अरे ठीक तो कहने लग रही है वो। अरे लड़का हो लड़के क्या फर्क पड़ेगा? आप अपना ज्ञान अपने पास में रखो भाई साहब। मनने ना चाहिए छोरी, और मनने दे रहा है तन्ने भी ना चाहिए। नहीं तो गोमती भाभी का टेस्ट करवाने नहीं ले जाते आप। गोमती का टेस्ट कहाँ ले जा रहे हैं गोमती को? देख बशीर सर, तू है पढ़ा लिखा आदमी आज के जमाने का, लेकिन हम है पुराने जमाने के आदमी। तेरे कहने पे एक छोरी पैदा होने दी घर में, अब थारी बात न चलेगी। इतनी जायदाद है हमारी किस लिए? छोरियों को ब्याह में देने के लिए? वारिस चाहिए मने, खानदान का चिराग बुझने ना दूंगा। मैं इसे टेस्ट करवाने ले जाऊंगा, और अगर छोरी हुई तो उसे मैं मरवा दूंगा। ये भी हमारी बात पे राजी है, पूछ ले। क्यों गो? हाँ जी, मने कोई दिक्कत ना है। थारे को ब्याह करके लाया था इस घर में मैं। हमारी राय माननी पड़ेगी थारे को। हमारी राय ये है कि अगर इस घर की दहलीज से तूने एक कदम बाहर रखा ना, तो हमारे से तेरा रिश्ता खत्म। मेरा इतना कहने के बावजूद वो ना रुकी। बाबूजी अपने साथ ले गए उसे। टेस्ट में छोरी निकली और उन्होंने उसे मरवा दिया। मैंने लाख कोशिश करी अपनी छोरी को बचाने के लिए, लाख जतन करे साहब, मैंने लाख जतन करे, मगर ना बचा सका। बस उस दिन मैंने अपनी बीवी से नाता तोड़ लिया। फिर वो कहाँ गई किधर गई हमारे को नहीं पता। और मैंने साहब एक कसम और खाई कि जितना भी हमारा जीवन बचा है ना, मैं छोरियों को बचाने में लगा दूंगा। अगर अपने जीवन में मैं एक भी छोरी को बचा लूँ ना, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हाँ राजवीर सर, एक औरत सुगंधा शर्मा के बारे में पता चला है। वो अपने घर में इलीगली अबॉर्शन करती है सर। पीछा करो उसका, देखो कहाँ जाती है और किससे मिलती है। जा। सुनिए, ये औरत आपसे क्यों मिलने आई और क्या बातचीत हो रही थी आप लोगों के बीच में? क्या मतलब आपसे? कुछ भी बातें हो रही हो? पुलिस सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह। अब जो पूछ रहा हूं ना, उसका सीधा साधा जवाब चाहिए, वरना जो तुम लोग करने जा रहे थे ना, उस जुर्म में सीधा अंदर डालूंगा और जमानत तक नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी पेट से है और उसके ससुराल वालों ने उसे यहाँ भेज दिया। इसके पेट में जो बच्चा है वो छोरा है कि छोरी, ये मालूम करने के लिए। जो छोरा होगा तब तो ठीक, और अगर चोरी हुई तो बच्चा गिराना होगा। मैं मना करी तो बोले कि जिंदगी भर के लिए चोरी मैके में रहेगी, समझ ले। और इस गैर कानूनी काम में ये औरत आप लोगों की मदद कर रही थी, है ना? जी हाँ सर। सर, मैं तो लोगों की मदद कर रही थी। न जाने कितनी लड़कियां ससुराल से मैके में इसलिए पड़ी रहती हैं क्योंकि उनकी लड़की पैदा होती है और लीगल अबॉर्शन हो नहीं सकता। काफी घटिया इंसान हो तुम। अपनी घिनौनी हरकत को समाज सेवा बता रही हो। लोगों की हेल्प करती थी ना तुम।
अब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम पे इलीगल अबॉर्शन का रैकेट चलाने का चार्ज है, वो भी बिना मेडिकल बैकग्राउंड के। और जरा सी हेल्प हम ये करेंगे ताकि तुम्हें जमानत भी ना मिल पाए। लेकिन सर चुप! कब से चला रही है ये गोरख धंधा? औरत होके एक औरत को आने से रोक रही थी, लोगों की मजबूरी और उनके रूढ़िवादी होने का फायदा उठा रही थी। अरे तुम जैसे लोग इंसानियत के नाम पे कलंक हैं। राजवीर जानती हो इसे? इसका भी अबॉर्शन किया ना तुमने? जी जी, ये आई थी मेरे पास। कौन लेके आया था इसे? तेरी बीवी कहाँ है? अरे साहब क्या हो गया? क्या बात हो गई? साहब मेरी छोरी मिल गई। अब उसका अंतिम वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब थाने में ही मिलेगा। ले चलो इसे। इसने खा ले, चल ले। अरे वो तो मदारी का बंदर है, किसी और की डुगडुगी में नाचते हैं। असली करतूत तो उस बसेश्वर की है। अरे दिखने में बड़ा आदमी है वो एक नंबर का राक्षस। आइए। पहचानते हो इसे? बाहर ले जाओ उसको। बैठो। माधुरी का अबॉर्शन किया था ना? सारी कहानी शुरू से साफ साफ बताओ। क्या करती साहब? 15 साल की चोरी बिन ब्याही पेट से समाज में उसकी खिल्ली उड़वाती के एक दिन, इससे पहले कि किसी को पता चले, मैंने उसका बच्चा गिरवा दिया। माधुरी ने बताया था वो बच्चा किसका था? हाँ साहब, हमारे मोहल्ले में एक छोरा था, बबलू नाम का, खुद को बदमाश बतावे था। उसी ने हमारी छोरी के साथ गंदा काम किया साहब। पकड़ो साहब। हमारे सब बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ सब। चबल सब बताता हूँ सर। मैंने को बहुत अच्छी लगती थी माधुरी, दिन रात उसी के सपने देखता था, उसका पीछा भी करता था साहब। एक दिन मौका मिल गया तो उसी की गली में अपनी इच्छा पूरी कर ली साहब। मतलब तूने रेप किया? वो भी एक बार नहीं, कई बार? नहीं साहब, अरे माता रानी की कसम खा रहा हूँ साहब, माता रानी की कसम। सिर्फ एक ही बार किया था, सिर्फ एक बार। उसके बाद तो मैं अपने काम में बिजी हो गया। हाँ, गुंडागर्दी करने में, बदमाशी करने में। तेरी गाथा सुनने नहीं आया हम यहाँ पे। जब माधुरी की मौत हुई तो उसके पेट में बच्चा था, तेरा ही था ना? क्या बात कर रहे हो साहब? अरे 1.5 साल पहले जो हुआ सो हुआ, उसके बाद तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और जो टाइम की बात आप कर रहे हो, वो टाइम तो मैं जेल में था साहब। सच बता रहा हूँ, 6 महीने जेल में रहा हूँ साहब। आज ही छूट कर आया हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप फोन लगा के पता कर लो, लेकिन ये झूठे मामले में फंसाओ मत साहब। तुझे फंसाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। एक नाबालिग का रेप करके तूने अपने लिए खुद एक अच्छा खासा इंतजाम कर लिया। बदमाशी निकालो सारी इसकी। अरे साहब, अरे मार, अरे साहब, अरे बता तो दिया साहब, मार क्यों रहा है? अरे बस। अगर बबलू जेल में था तो फिर कौन हो सकता है? श्रीराम, बशेश्वर, माधुरी का कजिन राहुल या फिर कोई और? तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? थारे से ना मिलने आया, सरला से मिलने आया हूं। ले पीसी पकड़। आज अंग्रेजी पी लिए। देसी पीने वालों को 7वें आसमान में पहुंचा देती है अंग्रेजी शराब। हाँ, क्यों नोटों की गर्मी मनने मत दिखाइए, निकल लो यहाँ से। भाई वाह भाई वाह, मारा गिद्दड़ भाई आज शेर बन गया है। आज से पहले तो तूने ऐसा कुछ भी काम ना किया। हिम्मत कहां से आ गई तारे में? बहुत नुकसान हो जाएगा तेरा। ले पकड़। तुमने मेरी 100 जो पैसे लिए थे, मत पियो दारू, मत जाओगे। मैंने अपनी चोरी के भविष्य के खातिर ये सब शुरू किया था। अब जब वो ही नहीं, इस पैसे का क्या फायदा?
सर, जिन 3 लोगों ने माधुरी की बॉडी चुराई थी वो तीनों करनाल में पकड़े गए हैं सर। करनाल की पुलिस कल सुबह तक उन्हें हमारे हवाले कर देगी सर। हाँ सर, यही थे वो तीनों जो माधुरी की बॉडी लेके भागे थे। ठीक, जाओ। राजवीर, इन तीनों की इतनी खातिरदारी करो कि बिना पूछे सब बताए। अब ये साफ हो जाएगा कि माधुरी के पेट में जिसका बच्चा था कौन है और उसका इस केस से क्या था। ठीक है सर। तोड़ो बस इतना काफी है या और तोड़े? बोलो, कहाँ है माधुरी की बॉडी? सब वो तो हमने कब की फूक दी साहब, सब कब की जला दी साहब हमने। क्या? क्यों जलाई? किसके कहने पे जलाई? बोला! बताते साहब, मारना नहीं साहब, हम एक गैर कानूनी अबॉर्शन सेंटर के लिए काम करते हैं साहब, और उसी सेंटर के मालिक के कहने पे हमने उसे जलाया, क्योंकि हमारा मालिक चाहता था कि पुलिस को किसी तरह से कोई सबूत ना मिले और वो बच जाए। कौन है तुम्हारा मालिक? अब क्या कर दिया हमने? क्यों पकड़ लाए? काफी इंतजार किया है हमने, थोड़ा इंतजार तो तुम्हारा भी बनता है, पता चल जाएगा। राजवीर सर, इसके रिश्तेदारों को बुलाओ। अभी लाते हैं सर। आइए। समझ में आया क्यों उठा है? इन्होंने सब बक दिया है, तेरी बारी है। चल बोल। गांव में अबॉर्शन मत कराओ, जेंडर टेस्ट मत कराओ, ये ज्ञान बांटता था ना, और खुद ही इलीगल अबॉर्शन का सेंटर चलाता था। साहब, बहुत धरने दिया हमने, अपने एरिया में बहुत आंदोलन करे, जेंडर टेस्ट मत कराओ, गर्भपात मत कराओ, फिर मैं खुद ही इनडायरेक्ट इनका मददगार बन गया और मैंने जेंडर टेस्ट करवाने का और गर्भपात कराने का क्लिनिक खोल दिया। चल अब इतने ही प्यार से ये भी बता, माधुरी को क्यों मारा? ना साहब ना, मैंने ना मारा। तो बॉडी के अंतिम संस्कार करने के लिए चुराई थी? ओ साहब, वो तो इसलिए निकलवाई थी कि नहीं तो राहुल फंसता। भाई बहन ने गंदगी मचा रखी थी, बहन के पेट में भाई का बच्चा था, और अगर आप डीएनए टेस्ट करवा लेते तो हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाती। थूकते लोग मारे पे। सच्चा दोस्त था ना तू अपनी बहन का, इतना सच्चा कि उसे प्रेग्नेंट कर दिया। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, माधुरी मेरी बहन थी सर। अच्छा, लेकिन तेरा मामा बशेशर तो कहता है कि तेरा और माधुरी का अफेयर चल रहा था। अब किसकी बातों का विश्वास कर रहे हैं? वो जो खुद एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। और तू सच्चा है। तुम्हारे परिवारों में पट्टी नहीं, लेकिन तू और माधुरी रोज मिलते, फोन पे दिन में 10 बार बात करते थे, सिर्फ दोस्ती की वजह से। 2 घर दूर तक तू अपनी दोस्त को बचाने के लिए नहीं गया। जानता है क्यों? क्योंकि वो आग तूने लगाई थी, माधुरी को तूने मारा है। नहीं सर, आप मुझ पर बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हो। अब माधुरी मेरी बहन थी, मैं ऐसा कैसे उसे, मैं इतनी गंदी हरकत सोच भी नहीं सकता। मुझे दुख सिर्फ इस बात का कि सिर्फ 2 घर दूर रह के भी मैं उसे बचा नहीं पाया सर। माधुरी के सुसाइड या मर्डर केस से समाज में फैली तमाम दरिंदगी और गंदगी सामने आई थी। अगर कुछ सामने नहीं आया था तो वो था सच का पता कि आखिर माधुरी के साथ क्या और क्यों हुआ था। उसने आत्महत्या की थी या फिर उसे जलाकर मारा गया था, और उस जन्मे बच्चे का बाप कौन था जो उसके गर्भ में पल रहा था। और तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने समाज में फैली गंदगी और घिनौनेपन की सारी सीमाएं लांघ दी। सर, राहुल की माँ बाहर बैठी है, वो आपसे मिलना चाहती है। उससे कहो कि मुझसे मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। उसका बेटा इस केस में सस्पेक्ट है, उसे हम नहीं छोड़ सकते। अगर वो चाहे तो कोर्ट में बेल के लिए अपील कर सकते। लेकिन सर, वो राहुल को छुड़वाने नहीं आई है, बल्कि माधुरी का सुसाइड नोट आपको दिखाना चाहती है। सुसाइड नोट? साहब, ये चिट्ठी हमारे घर आज ही डाक से आई है, राहुल के नाम की थी, इसलिए मैंने खोल के पढ़ ली। एक्सपर्ट से कंफर्म करवाओ कि ये हैंडराइटिंग वाकई माधुरी की है या नहीं। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये चिट्ठी माधुरी ने लिखी है तो हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। अरे साहब, जब मैं अपनी जबान से कह रहा हूं कि मन ने मार दी हमारी लोग आई, तो आप मान क्यों नहीं रहे हो?
बस अब मेरा फैसला भगवान के घर में होगा, वही करेगा हमारा हिसाब किताब। क्या हो रहा है सर? साहब मैं कब से इनसे कह रहा हूं, ये मेरी बात ही ना सुनते, तो मैंने मार दिया उस डायन को, अपनी लुगाई ने। उसको उसके की एक ही सजा दे दी मैंने, राख बना के रख दिया उसे, और ठीक वैसे ही मारा जैसे हमारी बेटी मरी थी। एक पुरुष औरत को समझने का कितना भी दावा करे, लेकिन वो उस पीड़ा को कभी महसूस नहीं कर पाएगा जिससे एक औरत हर पल हमारे समाज में गुजरती है। वो सुरक्षा की भावना, वो नीचा दिखाने के लिए सबसे पहले उसकी लड़की होने पर प्रहार करना, एहसास दिलाना कि तुम कमजोर हो, तुम सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज हो, तुम अपराधी हो क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हें जन्म से पहले ही मारा जा सकता है क्योंकि तुम खानदान को आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हालात पहले से कुछ सुधरे, संघर्ष जारी है, इसलिए यकीन है कि बेहतर होते हुए औरत और मर्द के बीच फर्क करने की यह मानसिकता जल्द ही खत्म होगी। बबलू को माधुरी के बलात्कार के लिए, श्रीराम को सरला को जलाकर कत्ल करने के लिए और बशेश्वर को माधुरी के बलात्कार और गैर कानूनी गर्भपात क्लिनिक चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में। क्राइम पेट्रोल के सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हम औरतों को, लड़कियों को देवी भले ही ना समझें, लेकिन उनका जो जायज हक है वो उन्हें जरूर दें कि वो भी इंसान हैं और उन्हें भी खुलकर बराबरी से जीने का हक है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।